जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरी स्टडी मटेरियल कोई है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम सब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सबके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पर होता है। कहने का तात्पर्य आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं, क्वेश्चन दिए रहते हैं, समझ में नहीं आएगा पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते समय आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें यह चेक करिए कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। एग्जाम कभी कभी आप ऑप्शन पढ़ेंगे, लगेगा 4 ऑप्शन दिए, चारों सही हो सकते हैं, लेकिन सही तो सिर्फ एक ही होगा। इसलिए उसमें ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होते हैं वही आपके राइट आंसर होते हैं। इसलिए आप सिर्फ रटने का प्रयास ना करिए कि हम सिर्फ क्वेश्चन रट लें, क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके सभी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर मिल ही जाएंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, समझिए कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ रहा है। दोस्तों आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 24 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं, और जो एसएसटी के आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, आज हम सब 60 क्वेश्चन वही कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए सभी क्लासें उपलब्ध हैं, और 2011 से लेके 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सोशल साइंस में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सब 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई। फर्स्ट ऑप्शन है अरकामेडू, सेकंड ऑप्शन है कावेरी पट्टिनम, थर्ड ऑप्शन है अमरावती, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों मदुरई। तो संगम साहित्य की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर हम सब बात करें तो जो संगम काल माना जाता है, संगम काल लगभग दोस्तों जो दक्षिण भारत के लोग थे वो इसे 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक संगम काल को मानते थे। अगर हम संगम काल की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 वंश आते थे। इसके अंतर्गत संगम काल के अंतर्गत दोस्तों 3 वंश आते थे। पहला जो वंश था वह था दोस्तों चेर। पहला चेर था, दूसरा था चोल, तीसरा पांडव। यह 3 वंश संगम काल के अंतर्गत आते थे। तो अगर इसकी बात करें, इसको जो सम्मेलन हुए थे इसमें प्रमुख 3 सम्मेलन हुए थे, और तीनों सम्मेलन का नाम आपको हम बताते थे। प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था, स्थान इसका मदुरई था। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे ऋषि अगस्त्य या अमित्यार। सेकंड जो इसका सम्मेलन हुआ था यह द्वितीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसके जो स्थान था कपाटपुरम था। इसके जो अध्यक्ष थे अगस्त और तिलोकपेयर थे। और जो तीसरा सम्मेलन था यह दोस्तों मदुरई में हुआ था यह भी, और इसके जो अध्यक्ष थे नकीरर थे। तो यहाँ पे हम सब संगम काल के जो सम्मेलन हुआ था उसके बारे में जान गए। इसके अंतर्गत कौन कौन से वंश आते थे इसको हम जान गए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है दोस्तों। किसके विषय की बात करें? बुद्ध के विषय की बात करें। फर्स्ट कथन है बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सेकंड कथन है दोस्तों बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था। आगे बढ़ते हैं। जो सी ऑप्शन है कह रहे हैं बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। अगला जो ऑप्शन है लास्ट कथन है कि बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे हों हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन पर भी प्रभावित करता है। यह भी सही था दोस्तों। इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन है यह गलत है दोस्तों। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, यह गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं इससे। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें
आपका ए भी ऑप्शन सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। इस प्रकार के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन आपको गलत लगे, जो ऐसे कुछ एक दो ऑप्शन आपको मिल ही जाएंगे जो 100% गलत ही रहते हैं, तो ऐसे ऑप्शन के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, जिस जिस ऑप्शन में वह विकल्प रहे उसको आप काट दीजिए। जैसे हमको पता था कि बी ऑप्शन गलत हो, उन्होंने संस्कृत में नहीं दिया था, तो फिर हमको पता है कि बी ऑप्शन वो गलत होगा, तो फिर हम बी को काट देंगे। जैसे 20 में हो गया, 20 में हो गया, 20 में, लेकिन 20 में नहीं है, तो हमारा आंसर ढूंढने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कथनों ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चुने। जो कथन ये है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। सेकंड कथन है, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। ऑप्शन अगले आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं ए सही है परंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, ए बी सही है परंतु ए गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें ए सही होगा, ए ऑप्शन सही है, लेकिन बी जो कहा गया है, जो कह रहे थे कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने में छूट दी गई थी, यह गलत था। तो ऑप्शन बी गलत है, लेकिन ए आपका सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है दोस्तों। कथन फर्स्ट है, यह तमिल में लिखा गया था। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, यह सत्यनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था। थर्ड कथन है, उसमें केवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसमें डी भी है दोस्तों, डी है, यह लगभग 25 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है, कह रहे हैं ए बी सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए सी डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन ए बी डी सही है। तो जो कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही दोस्तों। इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन ये जो डी ऑप्शन है गलत है दोस्तों। ए बी सी ये तीन ऑप्शन सही हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है दोस्तों यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अहोम लोग वर्तमान समय के खाली जगह से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कहाँ के दोस्तों, बांग्लादेश के। सेकंड ऑप्शन है म्यांमार के। थर्ड ऑप्शन है लाओस के, या फिर लास्ट ऑप्शन है कंबोडिया के। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, म्यांमार के। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है दोस्तों। किसके संबंध में, सूरत के संबंध में आपको बताना है 16वीं 17वीं शताब्दी में। फर्स्ट कथन है, यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सेकंड कथन है, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। आगे बढ़ते हैं। सी कथन है, करें अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। तो फिर ऑप्शन इसमें जो दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ए और बी सही है दोस्तों, लेकिन सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे सूरत की बात हो रही है दोस्तों। थोड़ा सा सूरत के बारे में आपको हम बता देते हैं। सूरत को दोस्तों, यह वर्तमान में सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में इसे दोस्तों कपड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। इसे वहाँ पे डायमंड कटिंग के लिए भी फेमस है, पॉलिशिंग के लिए फेमस है। इसे दोस्तों सिल्क सिटी के भी नाम से जानते हैं। सूरत को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था दोस्तों। इसमें दोस्तों सेरमपुर की बात करें, सेरमपुर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र किसके अधीन था, किस कंपनी के अधीन था, उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर लास्ट है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। तो अगर हम सब सेरम रामपुर की बात करें दोस्तों, इसे श्री रामपुर के भी नाम से आप जान सकते हैं। यह कहाँ पे स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित था सेरम रामपुर। इसकी जो दोस्तों यह कब खोला गया था? तो यह खोला गया था 1793 ईस्वी में। एक मिनट दोस्तों, 1793 ईस्वी में इसे खोला गया था और यह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरह व्यवहार ऐसा था कि, ऑप्शन जो दिया गया उसको देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। सेकंड ऑप्शन है, आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। सेकंड ऑप्शन है, आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। या फिर लास्ट ऑप्शन है, वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासियों लोगों के पास ही रखे रहे। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान कहना है। तो आपको हम यही मिला के ही बता दे रहे हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। करें कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना दोस्तों, कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना हुआ था वो 1781 में हुआ था। तो ऑप्शन ए सेकंड में चला जाएगा। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1791 ईस्वी में। फर्स्ट में चला जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आया था? तो यह आया था दोस्तों 1835 में। यह लास्ट में हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच, तो यह चला जाएगा थर्ड में 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? सही उत्तर चुनो दोस्तों। महात्मा गांधी ने लिखा था, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, फिर राजा राम मोहन राय ने। आपको बताना है जो गुलामगिरी एक पुस्तक है इसका जिसका अर्थ है गुलामी, इसे किसने लिखा था? तो राइट आंसर इसे लिखा था दोस्तों ज्योतिराव फुले ने। और यह पुस्तक कब लिखा गया था, किस सन में लिखा गया था? तो 1873 में यह लिखा गया था। किसके द्वारा? ज्योतिराव फुले के द्वारा ये लिखा गया था। और इस बुक में दोस्तों लिखा क्या गया था? लिखा यह गया था कि यह अमेरिका में जो काले गुलाम थे उनकी स्थिति के बारे में बताया गया था, और भारत में जो निचली जात के लोग थे उनकी स्थिति के बारे में बताया गया था। ये लिखा किसने था? ज्योतिराव फुले ने। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कि राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए बी को पढ़े दोस्तों। कथन ए है, बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। कथन ए हो गया। अब कथन बी जो है, इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग के कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जन स्रोतों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों दोनों ए और बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर लास्ट ऑप्शन है दोनों दोस्तों ए और बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा दोस्तों। दोनों ए और बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करे पंडित देखूं मन में जानी कहूँ धो छूत कहाँ से उपजी तबही छूत तुम मानी। आगे कह रहे हैं एक ही पाठ सकल बैठाए छूती ले तो धो काकी छुतही जेमन छुतही अचवन छुतही जग उपजाया। आगे है कहो कबीर ते छूते विवर्जित जाके संगना माया। अब आगे कह रहे हैं कि आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्र के समझ किस प्रकार कहनी चाहिए। एक टीचर होने के नाते आप बालक को इस दोहे की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत मिलती है। सेकंड ऑप्शन है पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं। थर्ड है अस्पृश्यता अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। लास्ट है सामाजिक समूह के बीच विषमता समाज की क्रियाशील बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कह रहे हैं कि अस्पृश्यता जो होता है दोस्तों ये एक सामाजिक रचना है। यह दोस्तों ये समाज ने इसे बनाया है, अस्पृश्यता जो है समाज ने बनाया है तथा हमारे विचारों और धारणाओं से यह निर्धारित होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी शासन फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना। सेकंड है दोस्तों ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। थर्ड है भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। फिर लास्ट है चितगंग में विद्रोह का आयोजन करना। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों या याचना करना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था। फर्स्ट है आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग से, या फिर सेकंड है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं कृषि एवं उद्योग से। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विदेशी एवं घरेलू निवेश से। तो यह किससे बना था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। जो बना था किससे, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए दोस्तों। कैसा लिखना है, आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। अब इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना होगा। ऑप्शन इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। सेकंड ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। थर्ड ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। लास्ट ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबसे पहले अफ्रीका आएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पे अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों 66 सही 1/2 डिग्री साउथ, या फिर थर्ड ऑप्शन है 25 सही 1/2 डिग्री साउथ, या फिर लास्ट है 50 सही 1/2 डिग्री साउथ। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 66.5 दोस्तों। अब इसे 66.5 भी कह सकते हैं, या फिर 23 सही 1/2 भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं हमेशा बोल रहे थे आप सोचिए कि तो हम 23.5 क्यों नहीं, आप इसे 23.5 भी कह सकते हैं। 66.5 डिग्री साउथ पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हो निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी की परिक्रमण। सेकंड ऑप्शन है स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीन विषय उसकी तुलनात्मक दिशा, या फिर थर्ड ऑप्शन है स्थान विशेष की अक्षांश और ग्रीन विषय उसकी तुलनात्मक दिशा। अगले लास्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। लास्ट है स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीन विषय तुलनात्मक दिशा
तथा दोस्तों ग्रीनविच का समय, यह ऑप्शन आपका सही होगा। बिना ग्रीनविच के समय से हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एक चीज़ और आप यहाँ पे जान लीजिए, हम सब ग्रीनविच के समय से दोस्तों आगे चलते हैं, कितने 5.5 घंटे। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, हम सब ग्रीनविच के टाइम से आगे हैं पीछे हैं, कितने घंटे आगे हैं, तो आप जानते रहिए 5.5 घंटे हम सब आगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 3 से 7 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात 12 बजते हैं दोस्तों, कितना, रात 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा, क्या होगा, 1 बजेंगे दोस्तों, 1 PM, 1 AM, 11 PM, फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 11 AM। तो जो कि इसमें राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। तब क्या वहाँ पे कितने बजेंगे, 11 PM, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों, कैसा घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य एशिया स्टेपी, सेकंड है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, थर्ड ऑप्शन है अर्जेंटीना पैम्पास, लास्ट ऑप्शन है ब्राज़ील कंपोस्ट। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। उष्णकटिबंधीय घास की बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास क्या है, ऑप्शन ब्राज़ील का जो कंपोस्ट है वह उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर और जो बाकी घासें दी गई हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे स्टेपी की बात करें या मध्य एशिया में स्टेपी में, ये दोस्तों कैसा पाया जाएगा, तो इसकी अगर हम सब बात करें तो ये एक सूखादार घास होता है, यह सूखा मैदान पे पाया जाता है, कौन सा, स्टेपी। इसके बाद है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट लिखे हैं। जो बेल्ट घास का मैदान है जो दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है, जो बेल्ट है ये बेल्ट दोस्तों पाया जाता है इस जगह, जिसे जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। बेल्ट जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका है। तो अब ये हो गया बेल्ट, वो शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाएगा। अर्जेंटीना जो है दोस्तों यह पैम्पास, यह भी कैसा पाया, किस स्थान पे, यह भी शीतोष्ण में पाया जाता है। तो पूछा क्या गया है इसमें, उष्णकटिबंधीय पूछा गया है। तो उस जो कंपास है वह उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है, बाकी ये दोनों आपके शीतोष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। किसके बारे में बात करें, लद्दाख के बारे में बात करें। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, जैसे कि आपको हम सब ईवीएस में बताए थे कि लद्दाख को दोस्तों ठंडा रेगिस्तान के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ये आपका सही होगा कथन। अब बी कथन को हम देखते हैं। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क होती है, यह तो दूसरा कथन हो गया। अब इसमें जो तीसरा कथन है, कह रहे लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है दोस्तों। क्या लद्दाख जो है कम ऊंचाई पे स्थित है, तो नहीं दोस्तों, लद्दाख जो है ऊंचाई पे स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अब इसमें ए तो सही था, हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए तो कन्फर्म 100% सही है, और बाकी बी और सी में आपको हम बताते हैं लद्दाख में शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है। अगले पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, देखिए दोस्तों जब इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए जो आपको 100% लगे गलत ऑप्शन होगा, या फिर ऐसे विकल्प को देख लीजिए जो आपको लगे 100% ये सही ऑप्शन है। इसमें जो एक कथन था दोस्तों तो 100% सही है, वो कथन सही है, उसे लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो जिसमें आपका ए होगा वो आपका सही हो सकता है। अब इसमें एक ऑप्शन आपको मिला बी, मतलब बी आपका सही हो ही नहीं सकता। आपका ए, सी और डी सही है, आपके पास 3 ऑप्शन बच गए। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों वह था नहीं इसमें, लेकिन सी जो ऑप्शन है वो भी आपका सही था, इसलिए ऑप्शन ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए हाँ ए और सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर लद्दाख की बात किया जाए तो दोस्तों जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था 2019 के जरिए दोस्तों इसका गठन किया गया था। यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। इसको आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है।
पृथ्वी की परत और मूल तत्व। अब इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित किया गया उसको आपको बताना है। फर्स्ट जो है महादेवी संहित, इसका जो है मिलान किया गया है सिलिका एवं मैग्नीशियम से। सेकंड है महादेवी परपटी, इसका मिलान किया गया है सिलिका एवं लौह से। थर्ड जो है कोर क्रोड, इसका मिलान किया गया है निकिल व लोहा से। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें सिर्फ केवल सी सही है, कोर निकिल व लोहे से, यह मिलान सही है, बाकी सारे मिलाने गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवने का उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत में मानसूनी पवने, सेकंड है भारत के उत्तरी मैदानों की लू, थर्ड ऑप्शन है पूर्वी पवने, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पश्चिमी पवने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी पवनों का उदाहरण की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में मानसूनी पवने दोस्तों, जो मानसूनी पवने होती हैं वह उदाहरण इसके हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर इसकी हम सब बात करें तो ये पवने कब आती हैं, ये जून के महीने में लगभग लास्ट जून में आती हैं, और भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है इसी मानसूनी पवनों के माध्यम से ही होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थी ए बी सी द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी ए है दोस्तों, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती हैं तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी बी है दोस्तों, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। थर्ड है दोस्तों विद्यार्थी सी, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। ऑप्शन इसमें जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है ए तथा बी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें दोस्तों केवल ए सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ है दोस्तों, कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, सेकंड ऑप्शन है याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, थर्ड ऑप्शन है ऊँट पालन के कारण चमड़ा उद्योग, या फिर लास्ट ऑप्शन है गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर बेल्ट की बात किया जाए तो बेल्ट दोस्तों यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान क्षेत्र है। तो अगले क्वेश्चन में हम सब बढ़ते हैं। कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। कथन ए इसमें जो दिया गया है, कह रहे हैं कि कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से एक हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाते हैं। ये तो कथन ए हो गया। अगला जो कथन बी है उसको हम पढ़ते हैं। कथन बी है भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। तो फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों सही हैं, तो ये दोनों ऑप्शन ही सही है दोस्तों, लेकिन हम विकल्प पूरा देख लेते हैं। ए और बी दोनों गलत है तो होगा नहीं। अगले ऑप्शन पर हम बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है कह रहे हैं ए सही है लेकिन बी गलत है, लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों दोनों ही सही था, ए और बी। तो अगर हम सब सोने की बात करें तो दोस्तों जो भूवैज्ञानिक थे, भारत के भूवैज्ञानिक लगभग 100 से अधिक स्थानों के सोने के भंडार खोजे थे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों किस राज्य में थे, वो कर्नाटक में ही थे, इसलिए दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करें बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है दोस्तों। किसमें बायोगैस और ईंधन में क्या समान है। फर्स्ट ऑप्शन है दोनों को बनाने में लगभग समान समय लगता है। सेकंड ऑप्शन है दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। थर्ड ऑप्शन है दोनों हरित गृह प्रभाव के कारण बन सकते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोनों को बनाने की प्रक्रिया में समान प्रकार के सह उत्पाद बनते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यह दोस्तों दोनों हरित गृह प्रभाव के कारण बन सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगर इन गैसों में हम सब बात करें तो इन गैसों में CO2, जलवाष्प, मीथेन आदि गैसें शामिल रहती हैं। सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है? फर्स्ट है कथन है दोस्तों छोटे भूखंड और साधारण औजारें। सेकंड कथन है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। थर्ड कथन है अर्धशुष्क क्षेत्र। या फिर लास्ट कथन है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। ऑप्शन इसमें जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए, बी, डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए, सी और डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें ए और बी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कह रहे हैं जो विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। फर्स्ट है धर्म का अंतर। सेकंड है दोस्तों मातृभाषा का अंतर। थर्ड है आर्थिक स्तर का अंतर। या फिर लास्ट है खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा असमानता का उदाहरण। असमानता का उदाहरण यही दोस्तों आर्थिक स्तर का अंतर। जब हम किसी से आर्थिक स्तर पर अंतर करते हैं तो यह दोस्तों असमानता का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह का अर्थ होगा। दोस्तों पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है उसको आपको बताना है। कुछ कथन दिए गए हैं, सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। कथन है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना। क्या पूर्वाग्रह का यह मतलब होता है? सेकंड है दोस्तों लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना। थर्ड है लोगों को एक ही छवि में बांधना। हम ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑप्शन केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें दोस्तों पूर्वाग्रह से तात्पर्य क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। ए और बी सही है, सी आपका गलत है। अगर हमसे पूर्वाग्रह की बात करें तो दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह से तात्पर्य लोगों के बारे में नकारात्मक राय रखना तथा लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना ये होता है। लेकिन इसमें सी ऑप्शन है लोगों को एक छवि में बांधना, तो ये गलत होगा। बाकी आपके दोनों ऑप्शन तो सही थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया? कुछ कानून दिए गए हैं, ऐसा कौन सा कानून है जो भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट ऑप्शन है राजद्रोह का कानून। सेकंड ऑप्शन है घरेलू हिंसा अधिनियम। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रीट वेंडेज पथ विक्रेता अधिनियम। या फिर लास्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा राजद्रोह का कानून। दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर हम सब राजद्रोह के कानून की बात करें तो दोस्तों यह जो है राजद्रोह का कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। इससे धारा दोस्तों 124 कितना धारा 124 ए के तहत 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। कितने में दोस्तों? 1870 में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कथन से संबंधित है। कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए हैं, उसको हमको पढ़ना है। फिर ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर को हमको बताना है। कथन ए है दोस्तों एक राज्य को वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद 2 राज्यों के बीच विवाद का मामला है। सेकंड कथन है नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद 2 राज्यों के बीच विवाद का मामला है। तो ऑप्शन इसमें कुछ दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें केवल बी सही है, ये आपका गलत है। इसमें जो बी कह रहे थे नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद 2 राज्यों के बीच विवाद का मामला है। ऑप्शन बी सही है, ये आपका गलत है। यह दोस्तों अगर बात किया जाए किस आर्टिकल से संबंधित है, यह अनुच्छेद 262 में ये लिखा गया है दोस्तों कि 2 तहत नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद 2 राज्यों के बीच विवाद का मामला है। तो कहने का तात्पर्य 262 में इसे लिखा गया कि 2 राज्यों के जल के बंटवारे के मामला 2 राज्यों के बीच के विवाद है। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? दोस्तों भारत के प्रवासी मजदूरों की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है संगठित कार्यबल। सेकंड है दोस्तों लेबर चौक। थर्ड ऑप्शन है बहुमालिक। या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रशिक्षित तकनीशियन। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी दोस्तों लेबर चौक। यह दोस्तों क्या दर्शाता है, यह प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दादन व्यवस्था क्या है दोस्तों? अगला जो क्वेश्चन है कह रहे दादन, फर्स्ट ऑप्शन है दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन है व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन है सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, लास्ट ऑप्शन है किसानों व साहूकारों के बीच की व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था जो होती है दोस्तों किस से संबंधित है? तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दादन व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट से संबंधित है। कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए दोस्तों। कथन जो दिए गए हैं, लोकतंत्र मुक्त एवं निरपेक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। सेकंड कथन है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, सेकंड ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ इसमें कथन दिए गए, सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। कथन है ए है रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। सेकंड कथन है बी कथन है लक्ष्मी लाकड़ा 27 वर्षीय भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने का उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं? इसमें रूढ़वादिता की बात करें तो ऐसा कौन सा उदाहरण है जो रूढ़वादिता चल रही है उसे दूर किया जा सकता है, उसे तोड़ने का काम करेगी? इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और बी दोनों सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों नहीं। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, केवल बी सही है, क्योंकि एक महिला की बात कर रहे हैं कि एक महिला है जो 27 वर्षीय है, भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी दोस्तों। यह उदाहरण देने से जो समाज में धारणा बनी है तो उसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों? किसकी बात करें? स्वास्थ्य के अधिकार की बात कर रहे हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है समानता का, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों जीवन का अधिकार, या फिर लास्ट ऑप्शन है निजता का अधिकार। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, जीवन का अधिकार। यह जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर हम सब मूल अधिकारी को बात किया जाए तो मूल अधिकार टोटल 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकारी से हटा के टोटल वर्तमान में 6 अधिकार बचे हुए हैं, जो कि 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। फर्स्ट कथन कुछ दिए गए हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, सेकंड कथन है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, थर्ड कथन है कल्याणकारी राज्य, लास्ट कथन है दोस्तों पुलिस राज्य। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हम ऑप्शन इसमें देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी चारों सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है और सी सही है, लेकिन लास्ट दोस्तों पुलिस राज्य ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर हम सब दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों भाग 3 में है, भाग 3 में है और यह 12 से लेकर 35 तक है। और कहीं उसका बात की यह दोस्तों लिया कहाँ से गया है इसको आप जानते रहिए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है जो मौलिक अधिकार है। अगर हम सब नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह भाग 4 में है और अनुच्छेद दोस्तों 36 से लेके 51 तक है। और यह किस देश से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश, थर्ड ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर लास्ट ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी। तो राइट आंसर हो जाएगा
भारत के उच्चतम न्यायालय के मुखिया कौन होता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर हम सब उच्च न्यायालय की बात करें तो दोस्तों जो भारत में व्यवस्था है, भारत संविधान में एकीकृत न्याय की व्यवस्था की स्थापना की गई है। कैसी न्याय की व्यवस्था? एकीकृत न्याय की व्यवस्था की गई है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा? 1935 द्वारा लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद भाग 5 में दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 24 124 से लेकर 147 तक 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंध का उल्लेख मिलता है। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 है और एक मुख्य न्यायाधीश है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, लास्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। पहला शुरू करने वाला राज्य तमिलनाडु था। अगर हम मध्याह्न भोजन की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुआ था वह 15 अगस्त से हुआ था। 15 अगस्त 1995 से हुआ था। और वर्तमान में दोस्तों इसका नाम, पहला राज्य क्या था? पहला राज्य तमिलनाडु हो गया। वर्तमान में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया है। 2021 में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य 0 से 1, सेकंड है दोस्तों लक्ष्य 0 से 2, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्य 0 से 3, फिर लास्ट ऑप्शन है लक्ष्य 0 से 4। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लक्ष्य दोस्तों 0 से 2। अगर हम सब सतत विकास से तात्पर्य सतत विकास के बारे में जानें तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान में जो पीढ़ी है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए कि जिससे प्राकृतिक संसाधनों में कम से कम क्षरण हो, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी यह संरक्षण में रहे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में आकलन का क्या उद्देश्य है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वस्तुताओं को जोड़ने को आंकना। थर्ड है दोस्तों विद्यार्थियों के लेखन के कौशल को परखना है। फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, विद्यार्थियों का ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वस्तुताओं को जोड़ने को आंकना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है दोस्तों? कुछ कथन दिए गए हैं। सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? सेकंड कथन है दोस्तों सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तथा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, करें सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारणों में उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। थर्ड कथन है आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल इसमें बी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें बी और सी दो ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया था वह गलत था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगम करता है कि संपत्तियों के प्रयोग में लाने की कौशल का आकलन करते हैं? फर्स्ट कथन है दोस्तों तटों का निर्माण कैसे होता है। सेकंड कथन है मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। इसमें थर्ड कथन है जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है
ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ए आपका गलत है। ए कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथन को पढ़िए दोस्तों। फर्स्ट कथन है ए आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। सेकंड कथन है ए आकलन की पारदर्शिता को बढ़ा देता है। थर्ड कथन है ए आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देता है। तो ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सभी सही है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। ये सभी ऑप्शन सही हैं रूब्रिक्स के माने में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक प्रदर्शन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है लिखित रिपोर्ट द्वारा। तो एक परियोजना कार्य है दोस्तों, उसमें आकलन किस प्रकार से आप कर सकते हैं एक टीचर होने के नाते। तो कुछ ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और बी नहीं सही हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। इसमें ए और बी दोनों दोस्तों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है दोस्तों। द्वितीयक स्रोत की बात करें, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वह होता है जिसके अंदर बालक स्वयं से आता है, जैसे माता पिता हो गए, परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए, यह सब इसके अंतर्गत बालक स्वयं से आता है। द्वितीयक स्रोत की बात करें, जैसे विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, यह सब द्वितीयक स्रोत के उदाहरण हैं जिसमें बालक दूसरे के द्वारा ले जाया जाता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें द्वितीयक स्रोत की बात करें, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। सेकंड है दोस्तों विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती। थर्ड है यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, या फिर लास्ट है दोस्तों राजा रुद्र दमन में गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसमें द्वितीयक स्रोत की जो बात करें, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा दोस्तों, यह द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। फर्स्ट कथन है स्रोतों के प्रामाणिकता, सेकंड कथन है दोस्तों पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, थर्ड कथन है उदाहरणों की मात्रा, लास्ट कथन है दोस्तों रुचि उत्पन्न करना। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी सी और डी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसमें ए बी और डी तीनों राइट हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। सब फर्स्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ता केंद्रित, सेकंड ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विद्या विशेष केंद्रित। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों अधिगमकर्ता केंद्रित। जब दोस्तों कोई चीज़ बाल केंद्रित हो, अधिगमकर्ता केंद्रित। अब अधिगमकर्ता मतलब दोस्तों अगर बाल केंद्रित रहे तब भी ऐसे ही हो जाएगा। अधिगमकर्ता तो वही होगा ना जो अधिगम करेगा। अधिगम कौन करेगा? बालक ही तो करेगा ना। तो अब इसलिए यहाँ बाल केंद्रित रहेगा तब भी वो सही होगा, इसलिए अधिगमकर्ता केंद्रित। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों खुली पुस्तक परीक्षा की बात करें, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है दोस्तों? खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा, फिर हम ऑप्शन देखते हैं। इसका मतलब यही होता है दोस्तों जब बालक का हम एग्जाम लेते हैं, जैसे हम बालक की परीक्षा लेने, अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि कह रहे हैं खुली पुस्तक परीक्षा, हम परीक्षा में बालक को पुस्तक दे दे लेकर बैठ के नकल मार के एग्जाम देते, ऐसा नहीं है। इसका यह मतलब होता है कि बालक को जो हम पढ़ने के लिए बुक दें वह फिक्स रहे दोस्तों, जो उसमें क्वेश्चन बने उसी बुक से ही बने। ऐसा नहीं कि हम बालक से बाहर से क्वेश्चन पूछ लें। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब यही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें परीक्षा का भय दूर करना, सेकंड ऑप्शन है विषय वस्तु रटने से बचना, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों शिक्षकों को निरीक्षण से दूर रखना, या फिर लास्ट ऑप्शन है
ताकि छात्र पाठ्य पुस्तकों से उत्तर ढूंढ सके। ऐसा नहीं हो दोस्तों कि आप खुली पुस्तक परीक्षा कराएं ताकि वह उत्तर ढूंढ सके, नहीं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। विषय वस्तु रटने से बचना चाहिए दोस्तों। आप बालक को खोजी बनाइए, अन्वेषण के माध्यम से सीखना बताइए, सहपाठियों के माध्यम से सीखना बताइए, रटने का प्रवृत्ति नहीं अपनाना चाहिए, इसलिए विषय वस्तु रटने से बचना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। फर्स्ट कहते हैं हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा। सेकंड कहते हैं विद्यार्थियों से हास्याकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा। थर्ड कहते हैं विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत न हो दोस्तों। तो इसमें जो कि पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन जो आपका दे रहा है कि जो विवादास्पद मामले हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि विद्यार्थी की भावनाएं आहत ना हो, ये ऑप्शन का आपका 100% गलत होगा। तो आप इसका आंसर ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, जिस ऑप्शन में आपका सी होगा वह विकल्प होगा ही नहीं। जैसे बी में, ऑप्शन बी में सी है, ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी में सी है, ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी में सी है, ए नहीं हो सकता, तो होगा कौन, ऑप्शन ए में ही दोस्तों, सी नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर को छांटने का प्रयास करिए। आपको जो कथन से संबंधित क्वेश्चन दिए रहे हैं उसमें आपको अगर एक भी विकल्प पता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, तो जो गलत है पहले उसी छांट लीजिए, जो सही है उसे छांट के अलग कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन कम हो जाएंगे, फिर तब आप सही आंसर ढूंढ लीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे। फर्स्ट का अब कथन है दो, एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला। सेकंड कथन है एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष, या फिर लास्ट है सी कथन है दोस्तों, ये लास्ट नहीं, इसके बाद फोर्थ कथन भी है, एक डिटर्जेंट बेचान में कपड़े धोती महिला, या फिर लास्ट है वस्त्रों के बेचान में काम करती महिलाएं। ऑप्शन इसमें जो दिया गया फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए और बी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की एक रिश्ता तोड़ना। थर्ड ऑप्शन है छात्रों के कक्षा में समाचार पत्र पढ़ाने में शिक्षकों का भार कम होगा। थर्ड लास्ट कथन ऑप्शन है दोस्तों छात्रों को देश के सनसनीखेज प्रगतियों से वाकिफ करना। तो राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज या ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है। फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों 73वें संशोधन अधिनियम पर एक लेख पढ़ना। थर्ड ऑप्शन है पंचायती राज पर एक वृत्त चित्र देखना। या फिर लास्ट है दोस्तों विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। तो राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री का उपयोग करना होगा। तो क्या ऐसा किया जाए जो बच्चा दृष्टिबाधित है नहीं देख सकता उसे सप्ताह में एक बार ही पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं। बी ऑप्शन है जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हों तब
एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। दोस्तों आप बच्चों पे रहम नहीं दिखा सकते, दया नहीं दिखा सकते, एक बच्चे को उसको लगा दीजिए पढ़ाने के लिए, यह नहीं कर सकते। यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी जो कथन है, कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना, यही आपका सही होगा। जो लास्ट ऑप्शन है वो भी आपका गलत हो जाएगा। इस विद्यार्थी के लिए एक अलग कक्षा लगाना, क्या आप उसे अलग से पढ़ाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीकों को अपनाएंगे। कुछ कथन दिए गए, कथन पढ़ते हैं। व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना। सेकंड कहते हैं भूमिका निभाने एवं वाद विवाद। थर्ड है दोस्तों बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता हो। या फिर लास्ट कहते हैं वित्रचित पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा। तो ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। तो इसमें जो कोई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कार्यों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को, फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में वर्णित नामों की चर्चा करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों क्या सिर्फ आप राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के बारे में बताएंगे, सिर्फ जो बुक में दिए रहेंगे वही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। और भी बहुत आंदोलनकारी हैं जिनका नाम बुक में नहीं दिया रहता, लेकिन जो प्रमुख है उनको आपको बताना चाहिए। तो ऑप्शन ये आपका होगा नहीं सही। सेकंड ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं। छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा कुरुता पैदा करनी चाहिए, क्या आपको ऐसा करना चाहिए, तो ये भी आप नहीं कर सकते। थर्ड है दोस्तों सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। लास्ट ऑप्शन है स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहन करने में जरूरी हैं। तो कथन कुछ दिए गए। समावेशित माहौल स्थापित करना। सेकंड कथन है अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। तो इसमें जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है दोनों दोस्तों ए और बी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों सही हैं, ए और बी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा। फर्स्ट कथन है दोस्तों सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, इसमें स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना है। सेकंड कथन है एक मोहल्ले के साफ सफाई की स्थिति। थर्ड जो कथन है पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी, तीनों सही है। तो राइट आंसर ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों, आप तीनों दिखा के शुरू कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन से वैध है दोस्तों। फर्स्ट है कथन वैचारिक रूप से गलत है। सेकंड है दोस्तों कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है। थर्ड है दोस्तों कथन परिपूर्ण है, या फिर लास्ट है वातावरण शब्द को प्रतिवेशी से बदल देना चाहिए। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा दोस्तों, कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट से संबंधित है। करें निम्नलिखित दिए दो कथनों पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें। स्टेटमेंट फर्स्ट है सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। सेकंड जो स्टेटमेंट है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कथन ए सही है, परंतु
2 गलत है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों 1 और 2 दोनों गलत हैं। लास्ट थर्ड ऑप्शन है 2 सही है परंतु 1 गलत है। फिर लास्ट है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 60 क्वेश्चन कवर किए। आज जो पेपर हम सब सॉल्व किए वो पेपर आपका 24 जनवरी 2023 में जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब इस हिस्ट्री को आज कवर किए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।